हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है और वो कैसे काम करता है। इसको जानने के लिए आप लोग एक काम करो, आप लोग एक बुक खोलो, उसे टेबल पे स्लाइड करो, कुछ देर बाद वो बुक रुक जाता है। सेम वैसे ही आप लोग एक बॉक्स खोलो, उसे भी टेबल पे स्लाइड करो, कुछ देर बाद वो बॉक्स भी रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है फ्रिक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसके अपोजिट एक्शन में कोई फोर्स एक्ट ना कर रहा हो। समझे? तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसके अपोजिट एक्शन में कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो इस केस में कोई तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट एक्शन में, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। समझ में आया? इसी कारण हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन इज फोर्स दैट अपोजेस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट मूव और टेंड टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। चलो सबसे उसके बाद कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता कैसे है, इसके पीछे का कॉज क्या है। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सर्फेसेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स have revealed that all surfaces have irregularities. Irregularities when two surfaces slide over each other, these irregularities interlock and opposes motion and cause friction. समझ में आया? दिखाता हूँ एक बार। ये लोग, ये देखो आप लोग, ये सरफेस है टेबल का और ये वो बॉक्स का सरफेस है या फिर बुक का सरफेस, जो भी मानो। तो ये टेबल के सरफेस में आप लोग देखो, ये इरेगुलरिटीज हैं। पहले ये नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है। समझ में आया? वैसे ही ये जो बॉक्स है उसके भी केस में पहले ये ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। सही है? अब ये जो ऊपर नीचे है ना, यही एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं, एकदम ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं, और इंटरलॉक होने के बाद ये मोशन को अपोज करने लगते हैं। अब जब तक ये इंटरलॉक्ड है तब तक तो ये किसी चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देंगे ना, तो ये मोशन को अपोज करने लगते हैं और उसी केस में ये फ्रिक्शन को जनरेट कर देते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या इफेक्ट है, फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या है हम लोगों के ऊपर। इट अपोजेस मोशन, हमें पता है इट अपोजेस मोशन। अभी हमने देखा कि ये मोशन को कैसे अपोज कर रहा है। अभी आपने बुक को भी स्लाइड किया, टेबल ये बॉक्स को भी स्लाइड किया, तो उसको आपने देखा कि मोशन को अपोज कर रहा है। इट रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। आपने जूता पहना होगा, तो जूता में आपने जब देखा, आप बहुत दिन तक एक जूता को जब आप पहनते रहते हो, उससे दौड़ते उड़ते हो, तो आपने देखा होगा कि जूता का जो सोल है वो फट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न है फ्रिक्शन। इसके पीछे का रीज़न है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की ही वजह से वो जूता का सोल पूरी तरह से गायब हो जाता है। समझ में आया? ओके। उसके बाद फ्रिक्शन का एक तीसरा इफेक्ट, इट प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसको चेक करने के लिए आप लोग अपने दोनों हाथों को लो और उसे ऐसे रब करो। ठीक है? ऐसे जब आप लोग रब करोगे तो कुछ हीट महसूस हुआ, यही है फ्रिक्शन। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को वो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस रफ है या फिर सरफेस स्मूथ है, ये भी फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। अगर जो सरफेस है वो रफ है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी। ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा, और ज़्यादा इंटरलॉकिंग मीन्स ज़्यादा फ्रिक्शन। उसके बाद स्मूथ सरफेस में कम इरेगुलरिटीज़ होंगी। कम इरेगुलरिटीज़ मीन्स कम इंटरलॉकिंग, कम इंटरलॉकिंग मीन्स कम फ्रिक्शन। बहुत अच्छा, समझ में आया। उसके बाद वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट भी डिटरमाइन करता है फ्रिक्शन को। जैसे कि एक हेवी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही हेवी है, उसके केस में क्या होता है कि उस केस में आपने देखा होगा कि वो जो वेट उसका बहुत ही ज़्यादा वेट है, तो वो ज़्यादा प्रेस करेगा इरेगुलरिटीज़ की तरफ, वो ज़मीन की तरफ ज़्यादा प्रेस करेगा तो इरेगुलरिटीज़ की तरफ वो ज़्यादा प्रेस करेगा तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी एक दूसरे के बीच में। ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन भी होगा। वहीं पे एक लाइट ऑब्जेक्ट को अगर आप लो, एक लाइट ऑब्जेक्ट को लो, तो उस केस में क्या होता है कि वो कम प्रेस करेगा इरेगुलरिटीज़ की तरफ। ठीक है? वो लाइट ऑब्जेक्ट है, उतना उसका वेट है नहीं, वो बहुत ही कम प्रेस करेगा इरेगुलरिटीज़ की तरफ। कम प्रेस करेगा, कम इंटरलॉकिंग होगा, कम इंटरलॉकिंग होगा तो कम फ्रिक्शन होगा। समझ में आया? बहुत अच्छा। उसके बाद एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो वेट है ये फ्रिक्शन का प्रोपोर्शनल है। ठीक है? अगर वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, वेट घटेगा तो फ्रिक्शन भी घटेगा। समझ में आया? क्योंकि वेट जब बढ़ेगा तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, वेट जब घटेगा तो इंटरलॉकिंग कम होगा तो कम फ्रिक्शन होगा। समझ में आ गया? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके से फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके से फ्रिक्शन को अफेक्ट नहीं करता। इसी के लिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बहुत लोग मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं, उन्हें मिसकंसेप्शन है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, लेकिन वो नहीं करता। फ्रिक्शन को अफेक्ट से वेट करता है, हो गया, और उसका नेचर, सरफेस का नेचर करता है। सरफेस अगर रफ है तो होगा फ्रिक्शन इफेक्ट,
स्मूथ है तो फ्रिक्शन इफेक्ट होगा, वेट ज़्यादा है या फिर कम है तो इस चीज़ों से फ्रिक्शन इफेक्ट होगा। एरिया कितना है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, इससे फ्रिक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रिक्शन है वो इंटरलॉकिंग पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना कम इंटरलॉकिंग उतना कम फ्रिक्शन। और ये जो इंटरलॉकिंग है वो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है और सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है कि रफ सरफेस तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग ज़्यादा फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस तो कम इंटरलॉकिंग कम फ्रिक्शन, वेट ज़्यादा तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग ज़्यादा फ्रिक्शन, कम वेट कम इंटरलॉकिंग कम फ्रिक्शन। समझ में आए ये चीज़ है। लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही बड़ी सीट ले लो, ठीक है, एक बहुत ही मतलब 2 किलोमीटर में मान लो कोई चीज़ फैला है लेकिन उसके पास उतना वेट है ही नहीं, ठीक है, बहुत कम वेट है या फिर मीडियम वेट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। सो उस केस में उसको क्या होगा, उसके पास बहुत ही कम वेट है, कम वेट होने की वजह से वो कम प्रेस करेगा ज़मीन की तरफ, तो कम इरेगुलरिटीज़ की तरफ प्रेस करेगा, कम इरेगुलरिटीज़ की तरफ प्रेस करने की वजह से कम इंटरलॉकिंग होंगे, कम इंटरलॉकिंग हो गया तो कम फ्रिक्शन होगा। समझ में आया? लेकिन वहीं पे एक मान लो कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एक ऑब्जेक्ट का जिसका बहुत ही कम है लेकिन उसका वेट बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस करेगा इरेगुलरिटीज़ की तरफ, सरफेस की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस करेगा, इरेगुलरिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेस करेगा। ज़्यादा प्रेस करने की वजह से ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा, ज़्यादा इंटरलॉकिंग होने की वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। समझ में आया? तो मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे ये फ्रिक्शन कैसे कॉज होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं और जो कि फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के, उसके बाद एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का, डिसएडवांटेज क्या है, फिर उसके बाद फ्रिक्शन को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को अब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में। सो टाइप्स, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? सो उसके 4 मेन टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। यही 4 टाइप्स होते हैं। अब ये क्या क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या है। वैसे आपने इसके अलावा भी कुछ टाइप्स सुने होंगे जैसे डायनामिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या है? आप लोग एक अलमीरा को जब मूव करते हो तो उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा, वो जल्दी मूव नहीं होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसके मोशन को अपोज कर रहा होता है, वही है फ्रिक्शन। तो उस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। टिल ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एंड फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ऑन इट ऑन दैट टाइम इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा या तो वो स्लाइड करेगा या फिर वो रोल करेगा, तो अगर वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगर वो ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो उसके ऊपर एक्ट करेगा रोलिंग फ्रिक्शन। उसी के लिए फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स is called sliding friction and friction which acts when object is rolling is called rolling friction। समझ में आया? बहुत अच्छे। उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को देखो, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन offered by fluids। जो फ्रिक्शन जो कि फ्लूइड्स ऑफर करते हैं, फ्लूइड्स में क्या होते हैं? लिक्विड्स एंड गैसेस। जो फ्रिक्शन जो कि लिक्विड और गैस ऑफर करते हैं उसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आया? जो फ्रिक्शन लिक्विड एंड गैस ऑफर करते हैं उसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेटेरोइड जब आसमान से आता है तो आसमान से आते वक्त जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि उसके ऊपर एक फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जल जाता है वहीं पे। वैसे तो हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन इरेगुलरिटीज़ की वजह से कॉज होता है, लेकिन एग्जामिनेशंस में पाया गया है, एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि लिक्विड और गैसेस भी फ्रिक्शन को ऑफर करते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने अभी बोला था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन? तो पहले हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन को देखते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन था, ठीक है, तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था उसके ऊपर। लेकिन उस वक्त जिस वक्त की आपका वो अलमीरा मूव करने लगा, ठीक है, उस वक्त जब आपका वो अलमीरा अचानक से मूव करने लगा ना, तो उस वक्त जो हाई पीक होता है, हाई पीक ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उस वक्त जब वो अलमीरा मूव करने लगा तो उसके ऊपर काम किया लिमिटिंग फ्रिक्शन ने, ठीक है।
उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको एक और वर्ड में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हाईएस्ट पीक ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हाईएस्ट पीक ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तब मान लो आपका अलमीरा मूव नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, अलमीरा मूव कर गया। तो ये 6 न्यूटन क्या है, यही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का यहाँ पे फोर्स क्या हुआ, तो 6 न्यूटन हुआ। तो हाईएस्ट पीक ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हाईएस्ट पीक जहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाए और लिमिटिंग फ्रिक्शन जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? उसके बाद आता है एक डायनामिक फ्रिक्शन। अब ये डायनामिक फ्रिक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब मूव करता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इसी के अंडर आता है ये रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो ये जो डायनामिक फ्रिक्शन आता है, या जो डायनामिक फ्रिक्शन आता है, ये और कुछ नहीं है, ये अपने अंदर रोलिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अपने अंदर रखा है। और ये डायनामिक फ्रिक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसे हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छे। और ये जो फ्यूलिड फ्रिक्शन है, जो अभी फ्यूलिड फ्रिक्शन अभी हमने देखा, इसे हम लोग ड्रैग भी कहते हैं। ठीक है, DRAG, ड्रैग भी कहते हैं। समझे? अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, ये जो फ्यूलिड फ्रिक्शन है, क्या इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी बनाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रीमलाइंड शेप की बॉडी जब हम लोग बना सकते हैं, तो ये जो फ्यूलिड फ्रिक्शन है, या फिर इसको ड्रैग कहें, तो ये जो ड्रैग है इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि सबमरीन्स में आपने देखा होगा, सबमरीन जो होते हैं वो एकदम स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं। अब ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या है? कुछ इस तरीके का, वी शेप का। ठीक है, तो इस शेप का जो बॉडी होगा, वो जो होता है वो इस शेप का होता है, जो सबमरीन होता है वो इस शेप का होता है, ताकि उससे कम फ्रिक्शन हो, उस पर कम फ्रिक्शन पड़े और वो आसानी से मूव कर सके आगे। अब ये कैसे होता है? मान लो हवा, मान लो जो पानी होता है, सबमरीन जो पानी के भीतर है, सो ये मान लो ये पानी है, तो ये जो इस तरीके की बॉडी है, तो ये आसानी से पानी को चीर के आगे चली जाएगी। लेकिन वहीं पे आसानी से आगे चीर के, आगे वाला पार्ट चीर देगा आसानी से पानी को, और वो आगे चलता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना फ्रिक्शन इस पर नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पे मान लो ये इस तरीके की बॉडी होती, इस तरीके की मान लो ये बॉडी होती, ठीक है, और ये पानी होता। अब ये क्या होता, इन सब को एक साथ इसे चीरना होता। सो एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगता है, एक साथ फ्रिक्शन उसका ज़्यादा पड़ता, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगता, और ये उतने आसानी से, उतनी स्पीड में नहीं जा पाती, उतने आसानी से ये आगे बढ़ नहीं पाती। लेकिन इस केस में ये आसानी से बढ़ जा रही है। इसी के लिए फ्रिक्शन को, फ्यूलिड फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या फिर ड्रैग को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप का, एक स्ट्रीमलाइन शेप का बॉडी हम लोग बनाते हैं, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम लगे। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब यहाँ पे ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले। इसको प्रूव कैसे करें? अरे सिंपल से ये प्रूव्ड है। आप लोग देखो, अलमीरा को आपको मूव करने में जितना टाइम नहीं लगा, जितना फोर्स उसमें नहीं लगा, उससे कम फोर्स लग रहा है आपको उसको स्लाइड करने में। महसूस करना, खुद करके देखना, आपको उसको जितना फोर्स नहीं लगेगा उसको हिलाने में, उससे बहुत ही कम फोर्स लगेगा उसे हिलाए रखने में। ठीक है, बहुत कम फोर्स लगेगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ज़्यादा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले। समझ में आया? अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये ज़्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले। अब कैसे ज़्यादा है, इसको कैसे प्रूव करें? सो एक आप बुक लो, उसके नीचे बुक को पहले स्लाइड करो। स्लाइड करने में बहुत ही जल्दी वो रुक गया वो बुक, ठीक है, बहुत ही जल्दी वो बुक रुक गया। लेकिन वहीं उस बुक के नीचे 2 पेंसिल्स को लगा दो, अलग अलग साइड। ठीक है, अलग अलग साइड 2 पेंसिल्स लगा दो। अब उसको स्लाइड करो। ठीक है, अब उस बुक को पेंसिल्स के बल उसको स्लाइड करो। वो बुक पहले के मुकाबले ज़्यादा देर तक स्लाइड करेगा। क्यों? सॉरी, रोल करो। तो वो बुक अब जो है वो ज़्यादा देर तक रोल करेगा पहले के मुकाबले। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो पेंसिल्स हैं वो एक व्हील के शेप के हैं। सो पेंसिल्स ने रोलिंग फ्रिक्शन दिया। ठीक है, पेंसिल्स ने रोलिंग फ्रिक्शन दिया, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले। इसी के लिए वो
ज़्यादा देर तक उसने रोल किया, फ्रिक्शन उसने कम लिया, उसके ऊपर उतना फ्रिक्शन ने एक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक वो उसने रोल किया या फिर बोलो स्लाइड किया। इसी के लिए जो हमारे सूटकेस होते हैं उनमें व्हील्स लगे होते हैं, ताकि हम लोग उन्हें आसानी से रोल करा के स्लाइड करा के ज़मीन पे लेके चले जा सके। यही सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फ्रिक्शन को कैसे रोक सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो लेट्स उसे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। सो एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का? सो पहला एडवांटेज कि वो हमें तो चलने देता है भाई, हमें आसानी से चलने देता है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन ना हो तब तो हम एकदम जैसे एक कदम आगे बढ़ाएंगे, एक दो कदम गिर जाएंगे आसानी से। अब इसमें एक आप लोग का क्वेश्चन आएगा, हम लोग तो अपनी एबिलिटी पे चलते हैं, ठीक है, हम लोग तो अपनी एबिलिटी पे चलते हैं, फ्रिक्शन इसमें क्या काम कर रहा है? हम लोग खुद की एबिलिटी पे चलते हैं। तो एक काम करना आप लोग ना एक ज़मीन पे, अच्छे खासे ज़मीन पे, ठीक है, ये नहीं कि मिट्टी वाले ज़मीन पे नहीं, जहाँ पे कुछ टाइल्स वाइल्स लगा हो उस ज़मीन पे आप लोग थोड़ा पानी गिरा देना या फिर तेल गिरा देना, पानी नहीं तेल गिराना, ठीक है, तेल गिरा देना और फिर उसके ऊपर थोड़ी चलने की कोशिश करना, एक तेल गिरा हुए फ्लोर पे थोड़ा चलने की कोशिश करना। चल पाते हो कि नहीं ये हम देखेंगे, उसमें तो आप ही की एबिलिटी है सिर्फ। अब उसमें चल पाते हो कि नहीं या हम लोग देखेंगे, नहीं चल पाओगे दोस्त, क्योंकि आपकी एबिलिटी भले ही कितनी क्यों ना हो, फ्रिक्शन जब तक आपके ऊपर एक्ट नहीं करेगा तब तक आप लोग चल नहीं पाओगे। सो ये जो फ्लोर होता है ना, इसमें क्या है कि ये थोड़ा रफ होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी सरफेस एकदम पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होता, उसमें रफनेस होती है। तो ये जो फ्लोर है इसमें भी रफनेस है और इसी रफनेस की वजह से हम लोग आसानी से चल पाते हैं। उसके बाद हेल्प टू राइट, पेन और पेपर के बीच के फ्रिक्शन की वजह से हम लोग आसानी से उस पर लिख पाते हैं, वरना नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद मैच स्टिक के एग्जांपल में, मैच स्टिक को जब आप लोग माचिस को जब आप लोग जलाते हो तो उसमें क्या होता है, आसानी से जल जाता है, लेकिन वो जो सरफेस होता है उसका जो सरफेस होता है, मैच स्टिक के बॉक्स का जो सरफेस होता है उस पर आप लोग जलाते हो, तो उस पर जब आप लोग रब करते हो तो हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैच स्टिक जलता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं होता, और हीट प्रोड्यूस नहीं होता तो ये मैच स्टिक कभी नहीं जलता। उसके बाद साइकिल जब आप लोग चलते रहते हो अचानक से आप लोग ब्रेक मारते हो, साइकिल रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि जो ब्रेक्स होते हैं वो अचानक से साइकिल के टायर्स को रोक देते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो दोनों, और फ्रिक्शन की वजह से वो टायर्स रुक भी जाते हैं। इसी की वजह से वो साइकिल ब्रेक जो है वो रोक देते हैं साइकिल के टायर को, और आप लोग बच जाते हो। लेकिन वहीं पे अगर ये साइकिल का जो ब्रेक है इसमें अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्रेक्स कभी रोक नहीं पाते टायर्स को, और टायर्स को कभी रोक नहीं पाते, तो आप लोग कितना भी ब्रेक मारते चलते जाते और एक्सीडेंट हो जाता आसानी से। उसके बाद अगर इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का वेस्टेज। आपको मान लो अभी हमने देखा कि अलमीरा को आपको घसकाने के लिए कितना एकदम एनर्जी लगा, एनर्जी तो आपका वेस्ट हुआ ना, सो वहाँ पे वेस्ट हुआ एनर्जी। उसके बाद और भी बहुत सी जगहों पे आपका एनर्जी वैसे ही वेस्ट हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल जो व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्यूल इसी की वजह से यूज़ कर जाते हैं, फ्रिक्शन को ओवरकम करने की वजह से उनमें ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज वियर एंड टियर। हमने पढ़ा कि जैसे कैसे हमारा शूज़ एकदम गायब हो गया, उसका सोल कैसे गायब हो गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि शूज़ का जो सोल है वो गायब हो जाता है। उसके बाद व्हीकल्स के जो टायर हैं, जो गाड़ी के जो टायर होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं इसी के वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। उसके बाद अनवांटेड हीट। अभी आपने देखा कि जब आपने आपके दोनों हाथों को जब आपने रब किया कैसे हीट प्रोड्यूस हुआ, वही हीट प्रोड्यूस होता है, बिना मतलब का हीट प्रोड्यूस हुआ। आपको जरूरत नहीं थी उस हीट की, लेकिन वो हीट प्रोड्यूस हुआ। कहीं किसी जगह पे वो हीट जरूरी भी है और किसी जगह पे वो हीट जरूरी नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दो पत्थर को रब करते हो तो वो हीट जरूरी है, लेकिन जब आप दो पत्थर को रब करते हो तो वो हीट जरूरी, लेकिन यहाँ पे वो हीट कोई जरूरी नहीं थी। उसके बाद अननेसेसरी नॉइज़, बिना मतलब का नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। गाड़ियों में आपने नॉइज़ को देखा होगा, नॉइज़ प्रोड्यूस होते रहते हैं, या फिर साइकिल्स में ये नॉइज़ प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन की वजह से, समझे। उसके बाद अब फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं गाड़ी में या फिर किसी भी तरीके से ऑयल का यूज़ करके या फिर ग्रीस का यूज़ करके या फिर टैल्कम पाउडर का यूज़ करके हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद सोप सोल्यूशन, सोप का यूज़ करके, ठीक है, सोप के सोल्यूशन का यूज़ करके हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो सरफेस है जिसके ऊपर फ्रिक्शन कॉज हो रहा है उसको हम लोग पूरी तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से पॉलिश करवा सकते हैं जिसकी वजह से वो स्मूथ हो जाए, स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन को इम्प्रूव करके, ठीक है, जैसे कि फ्लूइड में अभी हमने देखा फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर स्ट्रीमलाइन शेप की डिज़ाइन थी तो फ्रिक्शन कम हो गया, वैसे ही स्ट्रीमलाइन शेप की बॉडी को हम लोग बना लेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई एकदम। उसके बाद इंक्रीज कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को, किसी किसी जगह पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करना भी जरूरी है, किसी किसी जगह पे डिक्रीज करना जरूरी है। तो डिक्रीज में तो हमने देख लिया, लेकिन इंक्रीज कैसे करें? सो इंक्रीज करने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं ना उसमें ग्रुप्स, उसके टायर्स में ग्रुप्स दिए होते हैं, ठीक है। अभी ये ग्रुप्स क्या है, ट्रैक्टर्स के टायर्स को देखो, ट्रैक्टर के टायर्स में किस तरीके से उस पर डिज़ाइन बनी होती है, ग्रुप्स बनी होती है, वही चीज़। सो टायर्स में अगर वो ग्रुप इंक्रीज कर दी जाएगी तो वो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा ग्रुप्स होगी, ज़्यादा रफ सरफेस होगा तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो जाएगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। समझ में आया? उसके बाद स्पाइक्स दे दो शूज़ में, स्पाइक्स दे दो शूज़ के भीतर। ये कैसे? शूज़ के अंदर जब आप लोग स्पाइक्स दे दोगे, कांटा उसको बोल सकते हो, जब आप लोग स्पाइक्स दे दोगे तो शूज़ में फ्रिक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा इंटरलॉकिंग इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा इंटरलॉकिंग इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका एक्चुअली यूज़ करते हैं माउंटेनर्स जो कि पहाड़ चढ़ते हैं, क्योंकि अगर उनका फ्रिक्शन कम होगा तो वो स्लिप कर जाएंगे और गिर सकते हैं, तो उन्हें ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए ताकि वो स्लिप ना करे, और इसी के लिए वो लोग स्पाइक्स का यूज़ करते हैं ताकि माउंटेन में आसानी से अपने जूते को हिला सकें। समझ में आया? उसके बाद अप्लाइंग सैंड ऑन वेट ग्राउंड, जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश जब होती है तो जो ज़मीन है उसके ऊपर पूरा एकदम पानी बिखर जाता है, पानी आ जाता है। सो वहाँ पे आप लोग आसानी से चल नहीं पाते हो, स्लिप हो जाते हो, आप लोग कभी चलना तो स्लिप हो जाते हो आप लोग। सो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे बालू हम लोग गिरा सकते हैं। बालू को गिराने से क्या होगा, बालू गिरा सकते हैं या फिर मिट्टी थोड़ा थोड़ा गिरा सकते हैं। उसको गिराने से थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा गिरा सकते हैं। तो उसको गिराने से क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन वो ज़्यादा रफ सरफेस हो जाएगा, रफ हो जाएगा तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? इसी के साथ हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर होता है खत्म। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मिलेंगे अगली ही एक ऐसी ही वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।